आज जो टॉपिक है बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस। अब तक जो हमने पढ़ा है डिफरेंट, हमने दो अप्रोचेस पढ़ी हैं एमडीपीज़ में, एक मॉडल फ्री और एक मॉडल बेस्ड। ठीक, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें डायना आर्किटेक्चर एंड डायना क्यूब प्लानिंग है, उस इट इज़ बेस्ड ऑन कंबाइनिंग मॉडल फ्री एंड मॉडल बेस्ड फ्रेमवर्क्स। ठीक, अ क्विक रीकैप। सबसे पहले हमने रीइंफोर्समेंट लर्निंग में कौन सा प्रॉब्लम पढ़ा था? मल्टी आर्म्ड। ठीक, इन मल्टी आर्म्ड बैंडिट्स प्रॉब्लम में वी हैव टू चूज अमंग मल्टीपल एक्शंस दैट एक्शन विच मैक्सिमाइजेज द क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड। ठीक, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन की वैल्यू की बात करते थे। सो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एन एक्शन? वैल्यू ऑफ एन एक्शन एट एनी टाइम स्टेप t was basically the sum of rewards जो कि हमें मिलते हैं whenever that particular action was taken up till time t। ठीक, तो बेसिकली मल्टी आर्म बैंड्स में क्या होता है कि हमें एक्शन की ट्रू वैल्यू पता नहीं होती। हमें एक्शन की ट्रू वैल्यू क्यों नहीं पता होती? बिकॉज हमें रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी नहीं पता होती कि एक एक्शन लेने पे एक रिवॉर्ड की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्शन की जो वैल्यू होती है बेसिकली एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, और ये एस्टिमेट वैल्यू हम कैसे लेते हैं? व्हेन द एजेंट ट्रूली टेक्स एक्शन। ठीक, मल्टी आर्म बैंडिट में ये जो एक्शन की वैल्यू होती है ये भी एस्टिमेट होता है, और एस्टिमेट कैसे आता है? व्हेन द एजेंट टेक्स एक्शन, और जो जिसको रिवॉर्ड मिलता जाता है उसके बेस पे वो एवरेज निकालता है, और उस एवरेज के बेस पे वो वैल्यू का एस्टिमेट निकालता है। फिर जब हम एमडीपीज़ में आए, मार्कोव डिसीजन प्रोसेस में, तो मार्कोव डिसीजन प्रोसेस में हमने किसकी बात की कि अब हमारे पास एक्शंस के साथ साथ स्टेट्स भी हैं। तो अब हमने किसकी वैल्यू की बात करनी है? हमें स्टेट की वैल्यू की बात करनी होती है, और हमें स्टेट एक्शन वैल्यू की बात भी हम लोग करते हैं। एमडीपी में जो हमने स्टार्ट में एल्गोरिथम्स पढ़े थे उसमें हमें क्या गिवन था? वी वर गिवन प्रोबेबिलिटी, स्पेसिफिकली दिस प्रोबेबिलिटी एस प्राइम आर गिवन एस ए। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी क्या शो करता है कि एक स्टेट में एक पर्टिकुलर एक्शन लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेट एस प्राइम की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, डिफरेंट एस प्राइम हो सकते हैं विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटी, और फिर हर एस प्राइम में आपके पास डिफरेंट रिवॉर्ड्स विद डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आ सकते हैं। तो एमडीपी में जब ये प्रोबेबिलिटी गिवन होती थी तो हम लोग क्या करते थे, इसके बेस पे हम वैल्यू ऑफ द स्टेट या वैल्यू ऑफ द स्टेट एक्शन डिटरमिन करते थे फॉर अ गिवन पॉलिसी। कुछ याद है कि व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ अ स्टेट फॉर अ गिवन पॉलिसी? क्या था वो? बेलमैन इक्वेशन क्या थी? हम वी कंसिडर ऑल एक्शन। ठीक, हर एक्शन की प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करेंगे, एंड वंस एन एक्शन को हम जब कंसिडर कर लेंगे तो क्या होगा, उस एक्शन को लेके नेक्स्ट स्टेट और नेक्स्ट रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटीज को कंसिडर करेंगे। वालेकुम सलाम। और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें इमीडिएट रिवॉर्ड क्या मिलेगा? डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट स्टेट अंडर दिस पॉलिसी। इसी तरह स्टेट एक्शन की क्या वैल्यू थी, उसमें जो हम एक्शन फिक्स कर लेते हैं, सो वी डू नॉट कंसिडर ऑल एक्शंस। तो बेसिकली वो बाकी इक्वेशन ये वाली रह जाती है, एस प्राइम आर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम आर गिवन एस ए इमीडिएट रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट स्टेट। और फिर हमने ये कहा था कि अगर हमने स्टेट एक्शन की वैल्यू को रिकर्सिव फॉर्म में लिखना है कि यहाँ पे भी हमारे पास स्टेट एक्शन आए, तो हमने क्या किया था, इस वैल्यू को फिर हमने किस फॉर्म में लिखा था? इस फॉर्म में। ठीक, सो इट वाज बेसिकली समेशन ओवर ऑल ए प्राइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम गिवन एस प्राइम। ठीक, और आगे फिर क्यू एस प्राइम ए प्राइम। ठीक, तो इस तरह की कोई इक्वेशन बन गई थी। लेकिन चाहे हम स्टेट की वैल्यू निकालें, चाहे हम स्टेट एक्शन की वैल्यू निकालें फॉर सर्टेन पॉलिसी, हमें ये प्रोबेबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। ओनली देन वी कैन एवेल्यूएट दिस वैल्यूज। और इसको हम क्या कहते हैं, जब हम वैल्यूज डिटरमिन करते हैं तो इसको हम कहते हैं पॉलिसी एवेल्यूएशन या प्रिडिक्शन। और इसके हमने क्या कहा था कि या तो हम इन इक्वेशंस को लीनियरली साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक, या फिर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, अक्रॉस मल्टीपल आइट्रेशंस हम लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस आइट्रेशन की इन वैल्यूज़ को यूज़ करके करंट आइट्रेशन में इन वैल्यूज़ को डिटरमिन करते हैं। फिर हमने ये जो बात थी प्रेडिक्शन की, फिर हमने कंट्रोल की बात की कि क्या इन वैल्यूज़ के बेस पे हम पॉलिसी डिटरमिन कर सकते हैं। तो वो जो कंट्रोल एल्गोरिथम्स थे वो कौन से थे? वो थे पॉलिसी आइट्रेशन एंड वैल्यू आइट्रेशन।
बट अगेन दीज वर बेस्ड ऑन द वैल्यू पॉलिसी एवेल्यूएशन के बेस पे ही थे ये। इसका क्या मतलब है कि इवन कंट्रोल के लिए भी हमें इन प्रोबेबिलिटीज़ का जानना ज़रूरी था। इन एल्गोरिथम क्या कहते हैं? मॉडल बेस्ड। इस चीज़ को हम मॉडल कहते हैं। वाई इट्स कॉल्ड मॉडल? मॉडल क्या चीज़ होती है? यस, मॉडल इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक, तो ये प्रोबेबिलिटीज़ हमें बता रहा होता है कि अगर एक स्टेट में एक पर्टिकुलर एक्शन लिया जाए तो क्या क्या स्टेट पे हम जा सकते हैं, क्या क्या रिवॉर्ड मिल सकते हैं। बेसिकली वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो जब ऑलरेडी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे अगर एक एजेंट जो पॉलिसी डिटरमिन करता है उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे, वो लर्निंग नहीं है। इफ़ यू हैव ऑलरेडी हैव सम इन्फॉर्मेशन और इस इन्फॉर्मेशन को आप सिर्फ यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक, फॉर फाइंडिंग दी ऑप्टिमल पॉलिसी या कोई पॉलिसी, तो उसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे, इसको हम प्लानिंग कहेंगे। इस केस में एजेंट को इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी पता है। तो वो इंटरेक्शन से पहले बैठ के सारी प्लानिंग कर लेगा कि अगर ये प्रोबेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस स्टेट में एक ग्रेड वर्ड एज्यूम कर लें, अगर मैंने इस स्टेट में एक पर्टिकुलर एक्शन लिया अकॉर्डिंग टू द रैंडम पॉलिसी, तो वो एक्शन मुझे किस स्टेट एस प्राइम में लेके जाएगा, वहाँ पे मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर फिर मैंने वहाँ पे कोई और एक्शन लिया तो फिर इट मीन्स कि आप पहले ही इधर स्टार्ट में ही सारी प्लानिंग कर लेते हैं। उस प्लानिंग के बेस पे आप पॉलिसी डिटरमिन कर लेते हैं। यू डू नॉट नीड टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। मॉडल बेस्ड जो है, यस, तो मॉडल बेस्ड एल्गोरिथम्स आर प्लानिंग, दिस आर नॉट लर्निंग। वो लर्निंग नहीं है, उसके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपने लिए पॉलिसी डिटरमिन कर रहा है, उसने कोई नई चीज़ लर्न नहीं की। जो मॉडल फ्री होगा वो लर्निंग है, ठीक। मॉडल बेस्ड इज बेसिकली प्लानिंग। ये बात क्लियर है? फिर हम मॉडल फ्री की तरफ क्यों गए? मॉडल फ्री की तरफ हम इसलिए गए थे कि हमने कहा था कि हमें हमेशा ये मॉडल गिवन नहीं होगा, हमें ये प्रोबेबिलिटीज हमेशा गिवन नहीं होंगी। तो फिर क्या होगा? उस केस में द एजेंट हैज़ टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, ठीक, ताकि उसे पता चले कि अगर एक स्टेट में वो एक एक्शन लेता है तो क्या न्यू स्टेट आती है और क्या रिवॉर्ड मिलता है। ये इन्फॉर्मेशन उसके पास ऑलरेडी गिवन नहीं होती। सो द एजेंट हैज़ टू टेक एक्शन, द एजेंट हैज़ टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। और उस एल्गोरिथम को जो हमने क्या पढ़े थे मॉडल फ्री में, कौन से पढ़े थे हमने स्टार्ट किया था मॉन्टे कार्लो के साथ, ठीक। मॉन्टे कार्लो को हमने प्रिडिक्शन के लिए भी यूज़ किया था और कंट्रोल के लिए भी यूज़ किया था। और फिर कंट्रोल में हमने देखा था कि ऑन पॉलिसी क्या होता है और ऑफ पॉलिसी क्या होता है। फिर मॉन्टे कार्लो के बाद हमने पढ़ा था टीडी। टीडी हमने क्यों पढ़ा था? टेम्पोरल डिफरेंस, बिकॉज हम कह रहे थे कि मॉन्टे कार्लो में स्टेट की वैल्यू तब डिटरमिन होती है जब एक एपिसोड ख़त्म हो जाती है। टीडी में क्या होता है कि वी जस्ट हैव टू लुक वन स्टेप अहेड। टीडी को भी हमने किसके लिए यूज़ किया था? प्रेडिक्शन के लिए यूज़ किया था और कंट्रोल के लिए। टेम्पोरल डिफरेंस को जब हमने कंट्रोल के लिए यूज़ किया था तो बेसिकली कौन सा एल्गोरिथम बन गया था? वो सारसा बन गया था। और सारसा में हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टेट एक्शन की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेट एक्शन की वैल्यू को एज्यूम करते हैं, ठीक। और वो जो नेक्स्ट स्टेट एक्शन भी जो हम कंसिडर करते हैं, यानी जो नेक्स्ट एक्शन कंसिडर करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर पॉलिसी ही कर रहे होते हैं। अगर आपको याद हो सारसा में QSA वॉज क्या था? इट वॉज द प्रीवियस वैल्यू प्लस सम अल्फा स्टेप साइज। आपको जो रिवॉर्ड मिलता है RT+1, ठीक, प्लस ये सारे अगर टी हैं RT प्लस क्या था? डिस्काउंटिंग फैक्टर QS प्राइम या A प्राइम या ST+1 T+1 लिखें इसको, कुछ ऐसे ही था, माइनस QSTAT। ये सारसा में हम लोग पहले इसका स्टेट वैल्यू निकालते हैं और फिर हम ग्रिडिफाई करते हैं अपनी पॉलिसी को। तो सारसा में क्या होता है कि ये जो नेक्स्ट एक्शन चूज़ किया जाता है वो किस बेस पे चूज़ किया जाता है? वो बिहेवियर पॉलिसी के लिए। जबकि क्यू लर्निंग में क्या होता है कि हम नेक्स्ट एक्शन को चूज़ जो करते हैं वो बेस्ड ऑन वो एक्शन चूज़ करते हैं जो इस वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज करके देते हैं, ठीक। तो ये था आपके पास सारसा और क्यू लर्निंग में डिफरेंस। बट अगेन, चाहे वो सारसा हो, चाहे वो क्यू लर्निंग हो, और चाहे वो मॉन्टे कार्लो हो, इन सब मेथड्स को हम क्या कहते हैं? मॉडल फ्री एल्गोरिथम्स। और मॉडल फ्री की तरफ जाना हमारे पास क्या मजबूरी इसलिए बन गई थी कि हमारे पास मॉडल गिवन नहीं था।
लेकिन मॉडल फ्री एल्गोरिथम जो होते हैं इनको हम सैम्पल बेस्ड मेथड्स भी कहते हैं। वाई वी कॉल देम सैम्पल बेस्ड मेथड्स? बिकॉज हम एपिसोड्स एजेंट ने इंटरेक्ट करना होता है इन्वायरमेंट के साथ, और इस इंटरेक्शन के बेस पे उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं, और उन रिवॉर्ड्स के बेस पे हम वैल्यूज करते हैं। तो हम कहते हैं कि हम सैम्पल्स कलेक्ट कर रहा होता है एजेंट बाय इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। बट विच वन इज एक्यूरेट? मॉडल फ्री एक्यूरेट है या मॉडल बेस्ड एक्यूरेट होगा? मॉडल फ्री एक्यूरेट होगा या मॉडल बेस्ड एक्यूरेट होगा? मॉडल बेस्ड, बिकॉज मॉडल बेस्ड में यू आर गिवन द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी ना, जबकि इस केस में हम तो एस्टिमेट लगा रहे होते हैं। मॉडल फ्री में स्टेट एक्शन या स्टेट की वैल्यू का हम एस्टिमेट निकालते हैं बाय इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट, जबकि मॉडल बेस्ड में आपके पास सारे इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती, आपको प्रोबेबिलिटी सारी गिवन होती है। तो आपके पास जो एस्टिमेट है वो कब एक्चुअल वैल्यू के करीब पहुंच सकता है? जब हम बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करें, फॉर लार्ज नंबर ऑफ एपिसोड, हम बहुत ज़्यादा एपिसोड जनरेट करें, तब हम कह सकते हैं कि ये जो मॉडल फ्री का एस्टिमेट है वो मॉडल बेस के एक्चुअल वैल्यू के करीब पहुंच सकता है। इट मीन्स कि अगर आप मॉडल फ्री में एजेंट की अच्छी लर्निंग कराना चाहते हैं तो आपने इंटरेक्शन ज़्यादा करनी होगी, ठीक, विच इज़ स्लो। यानी एक एजेंट मॉडल फ्री एल्गोरिथम में कब लर्न करेगा? जब उसकी काफ़ी इंटरेक्शन हो चुकी होगी इन्वायरमेंट के साथ, ठीक। जबकि मॉडल बेस का क्या फ़ायदा है? मॉडल बेस में एजेंट को इंटरेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको चूँकि ऑलरेडी सारी प्रोबेबिलिटीज़ पता है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके प्लानिंग करके अपने लिए पॉलिसी डिटरमिन करेगा। तो मॉडल बेस में प्लानिंग होती है बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, और मॉडल फ्री में क्या होता है? लर्निंग होती है बाय इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। इसको ज़रा नीट कर देते हैं। सो मॉडल बेस्ड में फिर भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा? नहीं, आपको इंटरेक्ट किए बगैर, चूँकि आपको सारी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, देखिए ना इक्वेशन। आप मॉडल बेस्ड एल्गोरिथम में चाहे पॉलिसी आइट्रेशन या वैल्यू आइट्रेशन, या इनको हम क्या कहते हैं जनरली, जीपीआई, जनरलाइज पॉलिसी आइट्रेशन के थ्रू जब पॉलिसी डिटरमिन करते हैं तो उसके लिए आपके पास ऑलरेडी ये वैल्यूज़ गिवन होती हैं। तो एजेंट स्टार्ट में ही चूँकि पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, तो वो अपने लिए प्लान कर सकता है कि कौन सा एक्शन उसके लिए किस स्टेट में बेहतर है, ठीक। इसमें इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इट्स जस्ट प्लानिंग। इंफॉर्मेशन गिवन है, उस इंफॉर्मेशन को वो यूटिलाइज कर रहा है सिर्फ। जबकि मॉडल फ्री में चूँकि इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं है, तो देन इट हैज़ टू इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट से जिसको सैम्पल्स मिलते हैं उसके बेस से फिर वो लर्न करता है। सो मॉडल बेस इज़ बेसिकली प्लानिंग। एंड वाई प्लानिंग? बिकॉज वी आर गिवन अ मॉडल। जबकि जो मॉडल फ्री है वो क्या है? वो लर्निंग है, और वो लर्निंग इसलिए है कि वी आर नॉट गिवन द मॉडल, वी आर जस्ट गिवन दी सैम्पल्स। तो हमें सैम्पल साइज बड़ा रखेंगे ओनली देन जो हमारी लर्निंग होगी वो एक्यूरेट होगी। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है किसका? सैम्पल बेस्ड मेथड्स का। लेकिन हम सैम्पल बेस्ड की तरफ आए क्यों थे? बिकॉज मजबूरी थी, हमें ये मॉडल गिवन ही नहीं था, ठीक। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या ऐसे हो सकता है कि मॉडल बेशक हमें गिवन ना हो, ठीक। ये जो मॉडल है इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कहते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल? ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट गिव्स यू द कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेक्स्ट स्टेट एंड रिवॉर्ड गिवन दिस स्टेट एंड एक्शन, ठीक। अगर आपको याद हो कि अगर एक स्टेट से हम स्टार्ट करें और एक पर्टिकुलर एक्शन लेते हैं, कोई भी एक एक्शन लेते हैं, ए फिक्स कर लेते हैं, तो इस स्टेट में ये एक्शन लेके हम डिफरेंट, एक ही एक्शन लेके हम डिफरेंट स्टेट्स पे जा सकते हैं, स्टोकेस्टिक अगर है, ठीक। तो एक ही एक्शन लेके ए हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स पे जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, और फिर हर स्टेट में आपके पास डिफरेंट रिवॉर्ड्स की प्रोबेबिलिटी होगी। फॉर एग्जांपल आपने स्टेट S1 में एक्शन A1 लिया, तो हो सकता है कि आप S2 जाएं विद अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी, हो सकता है आप S3 जाएं, हो सकता है आप S4 जाएं, फिर S2 में भी हो सकता है कि आपको रिवॉर्ड R1 मिले या R2 मिले या R3 मिले विद सर्टेन प्रोबेबिलिटी। तो आपके पास ये जो फंक्शन है S प्राइम R, ये बेसिकली क्या करता है? ये आपको ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ बताता है, ठीक। तो इस मॉडल को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, विच गिव्स यू द कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पता ना हो तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको हम लर्न करने की कोशिश करें, इसको हम एस्टिमेट करने की कोशिश करें, मॉडल का एस्टिमेट करने की कोशिश करें, ठीक।
तो मॉडल को जब हम लर्न करने की कोशिश करेंगे तो जो नया मॉडल बनेगा उसको हम कहेंगे इट विल बी अ सैम्पल मॉडल। और नहीं, वो सैम्पल बेस अलग है, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि जब मॉडल गिवन ना हो, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल गिवन ना हो, तो हमारी इंटरेक्शन जो होती है वो इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू बेटर लर्न। लेकिन इंटरेक्शन ज़्यादा करने के लिए हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे। तो हम चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अगर ना भी हो तो क्या हम इन इंटरेक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं फॉर लर्निंग, कि कम से कम इंटरेक्शन करके वो लर्न करें इवन अगर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल गिवन ना हो। किसमें? इस अभी हम सैम्पल जो अभी हम पढ़ेंगे ना वो दोनों की कम्बिनेशन होगी। पहले में क्या था कि हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके सिर्फ प्लानिंग करते थे, ये फर्स्ट अप्रोच थी। सेकंड अप्रोच क्या थी सैम्पल बेस में, कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और उससे लर्निंग करते हैं। लेकिन वो इंटरेक्शन फिर हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दैट लर्निंग। अब हम चाहते हैं कि इंटरेक्शन किसी तरीके से कम हो सकती है, ठीक, वो कम तब हो सकती है अगर हमें एग्जैक्ट मॉडल तो पता ना हो, लेकिन हमें मॉडल का थोड़ा बहुत एस्टिमेट पता हो, लर्न हम कर सकें उसको। इस केस में कुछ प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी? गिवन ही होगी, हम लर्न करेंगे। ये जो सेकंड अप्रोच है इसमें हम क्या करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, इसकी मैं एक एग्जांपल भी देती हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हमें गिवन नहीं है, बेस्ड ऑन इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, इसमें भी इंटरेक्शन पहले करेंगे, लेकिन थोड़ी सी इंटरेक्शन करके पहले हम मॉडल को लर्न करेंगे और फिर जो सैम्पल मॉडल आता है उसको यूज़ करके हम प्लानिंग करेंगे, ठीक। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे इफ़ आई आस्क यू कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 heads इफ़ द कॉइन इज टॉस्ड 4 times। एग्जैक्टली 3 head की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर कॉइन 4 दफ़ा टॉस किया जाए। तो इसकी कौन सा तरीका है? एक तो ये है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को यूज़ करें। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या करेगा, वो आपको हर पॉसिबल आउटकम की एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी बताएगा, ठीक। प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में? अगर आप 4 दफ़ा कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? हो सकता है फर्स्ट टाइम आपके पास क्या आ जाए, हेड या टेल, दोनों आ सकते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक। फिर सेकेंड टाइम क्या हो सकता है, अगेन हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। इस तरह यहाँ पे भी हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। थर्ड टाइम क्या होगा, अगेन हेड और टेल और हेड और टेल, एंड 4 टाइम अगेन। तो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या करता है, वो सारी पॉसिबल कम्बिनेशंस को देखता है, ठीक है। तो आपके पास कितनी पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकती हैं? 4 दफ़ा हम कॉइन टॉस करेंगे तो या तो आपके पास सारे हेड्स हों या आपके पास आखिरी टेल हो, ऐसी कितनी कम्बिनेशंस बनेंगी अगर आप 4 दफ़ा कॉइन को टॉस करेंगे? 16 पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगी, ठीक। और हर एक की फिर अगर तो हमें पता है कि ये फेयर कॉइन है तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर? नहीं, अगर 16 पॉसिबल कम्बिनेशंस बन सकती हैं, 1/16 हर कम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्टली 3 हेड्स की क्या प्रोबेबिलिटी है तो आप कैसे निकालेंगे? 3 हेड्स कितनी दफ़ा आ सकते हैं 4 दफ़ा कॉइन टॉस में? या तो हेड 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 टेल हो, या हेड टेल हेड हेड हो, या हेड और क्या है, टेल हेड हेड हो, या फिर टेल हेड, नहीं 4 दफ़ा और क्या, हेड हेड टेल हेड। तो 4 ही दफ़ा आ सकते हैं आपके पास 3 हेड्स और 1 टेल इफ़ द कॉइन इज टॉस्ड 4 times। तो बेसिकली 3 हेड्स और 1 टेल की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 16 कम्बिनेशंस में से 4 दफ़ा ऐसी कॉम्बिनेशन आ सकती है, तो आपके पास 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स एंड 1 टेल। हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल वो चीज़ होती है जो कि आपको कंप्लीट प्रोबेबिलिटी बताती है फॉर एवरी पॉसिबल आउटकम। तो समटाइम्स हमें डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल गिवन होता है, हम उसको यूटिलाइज करेंगे, बट यू कैन सी
कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में हमें हर पॉसिबल आउटकम निकालना पड़ता है। सो अगर हमारे पास थोड़ी बहुत कम्बिनेशन वगैरह अगर ज़्यादा होनी शुरू हो जाएं तो फिर हर पॉसिबल आउटकम को इस तरह निकालना कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि तो एक कॉइन था ना जिसके 2 पॉसिबल आउटकम्स थे, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक डाई है जिसके 6 पॉसिबल आउटकम हैं, तो उस डाई को अगर मैं कहूँ कि 12 टाइम्स रोल करें और मुझे बताएं कि एक पर्टिकुलर सामान की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को यूज़ करेंगे तो आप सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस को कंसिडर करेंगे। कौन कौन से पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकते हैं? आप डाई के केस में हो सकता है कि फर्स्ट डाई जो है वो 1 2 3 4 5 6, सेकेंड डाई में क्या होगा? फॉर एवरी पॉसिबल आउटकम ऑफ द फर्स्ट डाई यू हैव टू कंसिडर ऑल द 6 आउटकम्स। तो 2 डाई में आपके पास पॉसिबल कम्बिनेशन कितनी बनेंगी? अगर सिर्फ 2 डाइस की बात करें, अगर हम 2 डाइस को रोल करें तो व्हाट आर द पॉसिबल कम्बिनेशंस? 36। अगर हम 3 डाइस को रोल करें तो पॉसिबल कम्बिनेशंस 6⁻3। अगर मैं कहूँ कि 12 डाइस को रोल करें तो कितनी पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगी? 6⁻12, विच इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अगर बेशक हमें पता हो लेकिन उसके और पॉसिबल कम्बिनेशन निकालना बहुत मुश्किल समटाइम हो जाता है। बट व्हाट इफ़, वापस आते हैं इस एग्जांपल पे, ये कॉइन वाली एग्जांपल, व्हाट इफ़ कि आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ना पता हो, आपको एक कॉइन दे दिया जाए एंड यू डू नॉट नो कि इट्स अ फेयर कॉइन, और फिर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी के 3 हेड्स और 1 टेल आएंगे, तो आप क्या करेंगे? फिर एक एक्सट्रीम ये है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पता हो, आपको प्रोबेबिलिटीज़ पता हो, उसके बेस पे आप पॉसिबल कम्बिनेशन निकाल के प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। दूसरा एक्सट्रीम ये है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल नहीं पता और आपको ये भी नहीं पता कि जो कॉइन आपको दी गई है वो फेयर है या बाइस्ड है। तो उस केस में 3 हेड्स और 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी आप कैसे डिटरमिन करेंगे? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ठीक, आप क्या करेंगे? एक कॉइन को 4 दफ़ा टॉस करेंगे और देखेंगे कि 3 दफ़ा हेड्स आए हैं या नहीं आए। अगर तो आए हैं तो आप उसको काउंट को इंक्रीमेंट कर लेंगे। सो यू विल बेसिकली कीप अ काउंट ऑफ हाउ मैनी टाइम 3 हेड्स कम। ठीक, सेकेंड टाइम से आपने कॉइन को 4 दफ़ा टॉस किया और अब अगर 3 हेड्स नहीं आएंगे तो आप काउंट इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। तो ये एस्टीमेट, हम एस्टीमेट निकाल लिए, हम वी आर ट्राइंग टू एस्टीमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स एंड 1 टेल बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक, तो एक एक्सट्रीम ये है कि आपको प्रोबेबिलिटीज़ पता हो और दूसरा एक्सट्रीम क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पता और आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रोबेबिलिटी को डिटरमिन करेंगे। ठीक, मॉन्टे कार्लो यही कर रहा था ना, हम सैम्पल्स के थ्रू स्टेट एक्शन की वैल्यूज डिटरमिन कर रहे थे। तो इसका नुकसान क्या है जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग कर रहे हैं? टाइम। इन एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट कब एक्यूरेट होगा? अगर ये एक्सपेरिमेंट हम बहुत ज़्यादा दफ़ा कर लें तब हम इसके उस पर रिलाई कर सकते हैं कि हाँ अब जो ये काउंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपने 1000 एक्सपेरिमेंट्स किए, 1000 दफ़ा आपने कॉइन को 4 दफ़ा टॉस किया, यानी आपका एक एक्सपेरिमेंट क्या है? योर वन एक्सपेरिमेंट इज़ बेसिकली वन एक्सपेरिमेंट इज़ टॉसिंग कॉइन 4 टाइम्स। और आप हर दफ़ा क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अगर तो एग्जैक्टली 3 हेड उसमें आए तो उसको काउंट करो, एल्स काउंट ना करो। तो आपके पास 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? आप आखिर में काउंट को किस पे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पे डिवाइड करेंगे कि जितनी दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट में कितनी दफ़ा एग्जैक्टली 3 हेड्स आया, दैट विल बी अ रफ एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स। और ये प्रोबेबिलिटी कब एक्यूरेट होगी, कब अच्छी होगी? जब एक्सपेरिमेंट्स आपके बहुत ज़्यादा हों। ठीक, लेकिन अगेन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आपको एक्सपेरिमेंट्स बहुत करने पड़ेंगे। अब इसका मिडिल ग्राउंड क्या हो सकता है? क्या मुझे अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने की वाकई में ज़रूरत है बिफोर आई हैव सम आइडिया ऑफ कि वो कॉइन फेयर था या नहीं था? देखें, अगर आप स्टार्ट में सिर्फ एक कॉइन को लेस नंबर ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल आप 10 दफ़ा टॉस करें और आपके पास 6 दफ़ा हेड या और 4 दफ़ा टेल आता है, तो यू मे गेट सम आइडिया कि जो कॉइन था ये फेयर कॉइन था। ठीक, आप उस मॉडल को, आपको एग्जैक्ट नहीं पता था कि वो फेयर था, बट आपने कुछ एक्सपेरिमेंट करके अंदाज़ा लगाया कि व्हाट कैन द कॉइन बी। आप मॉडल को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वंस यू नो कि ये फेयर कॉइन था, तो फिर क्या आपको आगे एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत है? इतनी लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स नहीं, फिर तो आप वही प्लानिंग कर सकते हैं ना। आप तो फिर वही, इफ़ यू नो कि इट्स अ फेयर कॉइन, तो आपको पता है कि फेयर कॉइन की पॉसिबल कम्बिनेशंस क्या हो सकती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट
कि इफ़ यू डू नॉट नो द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, आप क्या करें, एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे सैम्पल मॉडल को लर्न करने की कोशिश करें। ठीक, और एक दफ़ा जब ये सैम्पल मॉडल आ जाए फिर आप उसको प्लानिंग की फिर आप उसे प्लानिंग करके अपने लिए वैल्यूज़ डिटरमिन कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर इसी पे है कि हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल गिवन नहीं होगा, हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स की बेस पे सैम्पल मॉडल लर्न करेंगे और सैम्पल मॉडल की बेस पे फिर हम वैल्यूज डिटरमिन करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करते आ रहे हैं, वो बच्चे जो भी लेट आए हैं, इससे पहले हमने क्या किया था, दो अप्रोचेस थी। या तो हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को यूज़ करते थे और इसके बेस पे हम प्लानिंग करते थे। वाई इट इज़ कॉल्ड प्लानिंग, बिकॉज जब एक दफ़ा इंफॉर्मेशन गिवन हो, इस इंफॉर्मेशन को आप सिर्फ यूटिलाइज कर रहे हैं, आपको पॉलिसी एडप्टेशन एंड वैल्यू एडप्टेशन, चाहे आप कंट्रोल करें या चाहे आप प्रेडिक्शन करें, आपको ये प्रोबेबिलिटीज़ पता होती हैं। तो जो प्रोबेबिलिटीज़ पता होती हैं और इसके बेस पे आप कुछ वैल्यूज डिटरमिन करते हैं, इट इज़ कॉल्ड प्लानिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में हम लोग प्लानिंग करते हैं और तब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को लर्न करते हैं या पॉलिसी को लर्न ही करते हैं, उनकी वैल्यूज डिटरमिन करते हैं। ये एक एक्सट्रीम था। सेकेंड एक्सट्रीम क्या था कि हम सैम्पल्स की बेस पे लर्निंग करते हैं। तो जब एजेंट इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ, उसके बेस पे वो वैल्यूज़ और पॉलिसी की वैल्यूज़ निकालता है। ये दो एक्सट्रीम है, एक में सिर्फ प्लानिंग है, एजेंट को इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो एजेंट इंटरेक्ट कर रहा है। जो अब तीसरा अप्रोच हम पढ़ेंगे वो ये तीसरा अप्रोच है कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल गिवन नहीं है, आप यहाँ पे भी आप लर्निंग कैसे करें, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में और इस एक्सपेरिमेंट में क्या फ़र्क होगा, यहाँ पे यू हैव टू परफॉर्म अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स टू डिटरमिन द वैल्यू एंड पॉलिसी। जबकि सैम्पल मॉडल को लर्न करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्मॉल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके सैम्पल मॉडल को लर्न कर सकते हैं एंड वंस यू हैव द सैम्पल मॉडल फिर आप प्लानिंग करके वैल्यूज डिटरमिन कर सकते हैं। क्लियर है ये आइडिया? ठीक, सो क्यू लर्निंग हम देख चुके हैं। वो क्यू लर्निंग क्यों थी, बिकॉज उसमें एजेंट इंटरेक्ट करता था। क्यू लर्निंग की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, क्यू लर्निंग में हम स्टेट एक्शन की वैल्यू को डिटरमिन कैसे करते हैं, प्रीवियस वैल्यू प्लस स्टेप साइज, जो रिवॉर्ड उसको मिलता है आफ्टर इंटरेक्शन प्लस दिस, और फिर इन वैल्यूज़ को हम क्या करते थे, एप्सिलॉन ग्रीडी के बेस पे इन वैल्यू से हम पॉलिसी डिटरमिन करते हैं। दिस इज़ क्यू लर्निंग। और ये लर्निंग क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें रिवॉर्ड आपको कहाँ से मिलते हैं और ये नेक्स्ट स्टेट कहाँ से मिलता है और ये नेक्स्ट एक्शन की प्रोबेबिलिटी ये आपको इन्वायरमेंट से मिलता है। अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैं इन्वायरमेंट से नहीं बल्कि क्यू लर्निंग में आपको इन्वायरमेंट से क्या मिलेंगे, सो लर्निंग इज बेसिकली there is an environment आप स्टेट और एक्शन जब चूज़ करते हैं तो किसी इन्वायरमेंट में चूज़ करते हैं और वो इन्वायरमेंट आपको क्या देता है, एस प्राइम और आर देता है। दिस इज लर्निंग। ठीक, तो कि प्लानिंग में क्या होता है, इन्वायरमेंट की जगह आपके पास क्या होता है, मॉडल होता है। ठीक, प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, आप उस मॉडल को क्या कहते हैं, उस मॉडल को आप क्वेरी करते हैं और वो मॉडल फिर आपको एस प्राइम और आर रिटर्न करके देता है। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्यू प्लानिंग। तो वो बेसिकली क्यू लर्निंग वाला एल्गोरिथम ही होगा, लेकिन इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करने की बजाय हम मॉडल से इंटरेक्ट करेंगे। अब ये मॉडल कहाँ से आया होगा, फिलहाल हम एज्यूम करेंगे कि ये मॉडल जो है हमने लर्न कर लिया है। ठीक, कैसे लर्न किया है वो फिर हम अगली क्लास में डायना आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम एज्यूम करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल नहीं है और हमने कुछ एक्सपेरिमेंट के बेस पे सैम्पल मॉडल लर्न कर लिया है। अब अगर हम सैम्पल मॉडल को यूज़ करके स्टेट एक्शन की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी कॉल्ड क्यू प्लानिंग।
क्लियर है सबको? नजर आ रहा है? इसका नाम क्यू प्लानिंग क्यों है? बिकॉज द स्टेट एक्शन वैल्यूज विल बी अपडेटेड बेस्ड ऑन द रिवॉर्ड्स वी गेट फ्रॉम व्हाट? बेस्ड ऑन द मॉडल। और ये मॉडल कहाँ से आया होगा? ये हमने लर्न कर लिया होगा। कैसे लर्न किया होगा हम बाद में देखेंगे। अच्छा, इसको टेबुलर क्यों कहते हैं? अब तक हमने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं वो सारे टेबुलर थे। वाई वो देवर टेबुलर? बिकॉज स्टेट एक्शन की वैल्यूज़ को हम स्टोर करते हैं। वी कैन स्टोर देम इन सम अरे बिकॉज वो फाइनाइट वैल्यूज़ होती हैं। दे कैन बी स्टोर्ड इन सम टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर। आगे हम पढ़ेंगे फिर अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स जिनमें वी कैन नॉट द वैल्यूज आर द स्टेट्स आर सो मैनी कि हम उनकी वैल्यूज़ को इस तरह सेव नहीं कर सकते। ओके सो और अच्छा सो इसमें अब वन स्टेप क्यों कह रहे हैं? टेबुलर इज़ बिकॉज हम स्टेट एक्शन वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं किसी अरे में। प्लानिंग इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इन्वायरमेंट से अब हमारे पास रिवॉर्ड्स और स्टेट नहीं आएंगे बल्कि किसी मॉडल से आएंगे। वन स्टेप क्यों कह रहे हैं? बिकॉज क्यू प्लानिंग भी सारसा की तरह क्या करता है? सिर्फ अगले स्टेप की स्टेट और एक्शन वैल्यू को कंसिडर करता है। और रैंडम सैंपल क्यों कह रहे हैं? बिकॉज जिस मॉडल को हम यूज़ करेंगे उसको हम रैंडमली कहेंगे कि हमें अपने अंडरस्टैंडिंग की बेस पे इन जो कुछ में लर्न किया है उसके बेस पे हमें कोई स्टेट और रिवॉर्ड रिटर्न करो। सो लूप फॉर एवर मीन्स कि वी हैव टू रिपीट अ लार्ज नंबर ऑफ अगेन अपडेट्स। ठीक, सेलेक्ट अ स्टेट एस एंड एक्शन दिस एट रैंडम। इनिशियली स्टेट और एक्शन कुछ भी हो सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? पहले क्यू प्लानिंग में क्या होता था, सॉरी क्यू लर्निंग में, कि एजेंट वो एक्शन उस पर्टिकुलर स्टेट में लेता था और तब उसको रिवॉर्ड मिलता था। इस केस में क्या होगा कि वो इन्वायरमेंट में वो ये एक्शन नहीं लेगा बल्कि वो उस मॉडल को कहेगा कि अगर ये स्टेट है और ये एक्शन है तो मुझे बताओ कि नेक्स्ट स्टेट क्या हो सकता है। ठीक, इट्स जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में और सैम्पल मॉडल में क्या फ़र्क है कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा फॉर ऑल पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट्स, फॉर ऑल पॉसिबल रिवॉर्ड्स, जबकि जो सैम्पल मॉडल होता है वो आपको सारी पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देगा, वो कोई एक सैम्पल रिटर्न करके देगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं? सैम्पल मॉडल से पूछते हैं कि अगर ये स्टेट ये एक्शन है तो वो आपको क्या रिटर्न करेगा? नेक्स्ट रिवॉर्ड और नेक्स्ट स्टेट करेगा। एंड वंस आई हैव रिवॉर्ड एंड स्टेट तो फिर बाकी क्या है? स्टेट एक्शन की वैल्यू की अपडेट का वही फॉर्मूला है जो कि हम क्यू लर्निंग में देख चुके हैं। तो क्यू लर्निंग में और क्यू प्लानिंग में फ़र्क ये है कि स्टेट एक्शन पहले इन्वायरमेंट में लिए जाते थे और क्यू प्लानिंग में इन्वायरमेंट नहीं है। वी हैव सम मॉडल विच गिव्स अस दिस इन्फॉर्मेशन। अब ये मॉडल कहाँ से आया है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक, अच्छा, इसको दोबारा से ये समझने के लिए कि मॉडल में, सैम्पल मॉडल में और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में क्या फ़र्क है, उसी कॉइन टॉस की एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको चलें उस 6 डाइस की एग्जांपल लें। अगर 6 डाइस में आपने देखना है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ गेटिंग 5, यानी अगर आप 5 हो नहीं सकता, 6 डाइस में कम से कम 6 तो आएगा सर। ओके, तो अगर आप 6 डाई को रोल करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास सम आता है सपोज 11, तो ये आप कैसे डिटरमिन करेंगे? If you roll 6 die, what is the probability that the sum is at least 11? तो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में हम आप हर पॉसिबल आउटकम को देखेंगे। ठीक, लेकिन सैम्पल मॉडल में क्या करेंगे आप?
आप एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक एक्सपेरिमेंट आपको एक सैंपल रिटर्न करेगा। तो एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, आप एक डाइस को रोल करेंगे और देखेंगे कि क्या कितने डॉट्स आए हैं, फिर दूसरे डाइस को रोल करेंगे, फिर तीसरे को रोल करेंगे, चौथे, पांचवें, छठे को रोल करेंगे और फिर आप उनके डॉट्स को सम करेंगे एंड देखेंगे कि 11 है या नहीं है। तो सैंपल मॉडल बेसिकली आपको उसी अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन से ही सैंपल रिटर्न करता है। इसका क्या मतलब है कि ऐसे नहीं हो सकता कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आपको कहे कि अगर फेयर डाइस है तो हर एक इक्वल आने के चांसेस हैं। तो चूंकि हर एक इक्वल आने के चांसेस हैं तो कभी सैंपल मॉडल में ऐसा हो सकता है कि आप 1000 सैंपल जनरेट करें और आपके पास हर दफ़ा डॉट 1 ही आए या 2 आए, ऐसे तो नहीं हो सकता। ठीक, सो दिस सैंपल मॉडल विल बेसिकली सैंपल बेस्ड फ्रॉम दिस अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। ठीक, तो बेशक अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ना भी पता हो, जो हमारे पास सैंपल्स आ रहे होते हैं चूँकि वो उसी को फॉलो कर रहे होते हैं, तो उन सैंपल से हम इस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को थोड़ा बहुत लर्न कर सकते हैं। क्लियर ये चीज़, ये नहीं क्लियर? चलें डाइस को छोड़ें, कॉइन को देखें। अगर आपसे कहें कि वही 4 कॉइन की एग्जांपल देखें, अगर 4 कॉइन को टॉस करें तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के थ्रू अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हम हर पॉसिबल आउटकम को देखेंगे। जबकि सैंपल मॉडल में हम क्या करेंगे, हम हर कॉइन को, एक कॉइन को 4 दफ़ा टॉस करेंगे, ठीक, एंड देखेंगे कि उसमें 3 हेड्स आए हैं या नहीं। अब जो सैंपल मॉडल में जो आउटकम आ रहे हैं, दे विल हैव सम रिलेशन विद द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। यानी ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पे आपके पास फेयर कॉइन था और सैंपल मॉडल में जो आप सैंपल जनरेट कर रहे हैं वो बिल्कुल सारे हेड्स आ रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक, यस, ट्रू वैल्यू बराबर होगी अगर लार्ज नंबर ऑफ सैंपल किए जाए, और उस लार्ज नंबर ऑफ सैंपल में ऑब्वियसली चूंकि उसी कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं जिसके हमें ट्रू वैल्यू नहीं पता, तो सैंपल मॉडल विल बी फ्रॉम द सेम सैंपल एज द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। ठीक, तो इवन अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ना भी पता हो, हम उन सैंपल की बेस पे लर्न कर सकते हैं। आप लोग मशीन लर्निंग पढ़ चुके हैं ना, मशीन लर्निंग में तो होता है कि हमें ट्रू वैल्यूज नहीं पता होती, बट बेस्ड ऑन द डेटा जो आपके पास है यू कैन लर्न के अंडरलाइंग डेटा क्या था या अंडरलाइंग रिलेशनशिप क्या था। तो यहाँ पे भी ये काम होगा कि हम सैंपल को लर्न करेंगे और सैंपल द सैंपल इज एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। तो उस सैंपल्स को यूज़ करके जब हम प्लानिंग करेंगे तो वो भी आपके पास बुरी प्लानिंग नहीं होगी। इट कैन बी कंसिडर्ड अ गुड प्लानिंग बिकॉज द सैंपल मॉडल इज बेसिकली फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। क्लियर ये चीज़? अच्छा जी, अब आते हैं डाइन आर्किटेक्चर पे। सैंपल से तो आपके पास एट अ टाइम एक सैंपल आता है, फिर जब आप उसके एवरेज या उसका एक्यूमुलेट करते हैं तब वो ट्रू वैल्यू तब आएगी अगर आपके पास सैंपल्स लार्ज नंबर में हो। एक सैंपल तो आपको सिर्फ एक आउटकम बता रहा था, फिर उन आउटकम्स को जब हम एग्रीगेट करेंगे, ठीक, तब वो ट्रू वैल्यू की इक्वल होगा इफ़ द सैंपल्स आर लार्ज इन नंबर। अच्छा, अगर और ये सैंपल मॉडल जो होता है ये आपको नेक्स्ट सैंपल जनरेट करके देता है, लेकिन इसके लिए फिर हमें क्या एजेंट को इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है या वो इस बिहेवियर को सिमुलेट कर सकता है? दो चीज़ होती है, या तो एजेंट इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करे, ठीक है, जो कि हम मॉडल फ्री में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम सैंपल मॉडल को एक दफ़ा लर्न कर लें तो क्या एजेंट को इंटरेक्शन करने की ज़रूरत है या वो सैंपल मॉडल की बेस पे प्लानिंग कर सकता है? प्लानिंग कर भी सकता है, और इवन उसकी जो इंटरेक्शन है वो उसको एक्चुअल में करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो बिहेवियर को सिमुलेट भी कर सकता है। सो व्हाट इज़ मेंट बाय सिमुलेटेड बिहेवियर? दैट इज़ नॉट द एक्चुअल बिहेवियर इन द इन्वायरमेंट, दैट इज़ द बिहेवियर जो कि आपको सैंपल मॉडल रिटर्न करके देता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉइन के टॉस को सिमुलेट करें तो यूजिंग अ प्रोग्राम, तो कैसे सिमुलेट करेंगे? रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, ठीक। अगर मैं आपसे रैंडम नंबर जनरेट करेंगे बिटवीन 0 और 1, अगर 0 है तो आप कहेंगे हेड है, अगर 1 है तो आप कहेंगे टेल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि डाइस के थ्रू को सिमुलेट करें, अगेन यू विल जनरेट सम रैंडम नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, ठीक।
तो सैम्पल मॉडल्स का क्या फ़ायदा होता है कि वंस यू हैव द सैम्पल मॉडल्स, उनको यूज़ करके आप बिहेवियर जनरेट कर सकते हैं। इन दैट बिहेवियर ज़रूरी नहीं कि वो आपके पास एक्चुअल बिहेवियर हो, वो सिमुलेटेड बिहेवियर भी हो सकता है। तो एजेंट विदाउट एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट वो सिमुलेटेड बिहेवियर की बेस पे लर्न कर रहा होता है। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे कि सिमुलेटर लोग यूज़ करते हैं फॉर ड्राइविंग पर्पस, ठीक। या तो आप ड्राइविंग एक्चुअली में गाड़ी को चलाएं या फिर आप सिमुलेटर के थ्रू ड्राइविंग सीखें, ठीक। अब वो सिमुलेटर भी जो आपको एक्सपीरियंसेस देगा, वो कौन से एक्सपीरियंसेस देगा? वो बेस्ड ऑन सम रियल वर्ड्स रिप्रेजेंटेशन होगा विच मे नॉट बी एक्यूरेट बट विच विल बेसिकली सैम्पल मॉडल। नहीं, ये इन्वायरमेंट नहीं है। इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके हमारे पास सैम्पल मॉडल आ जाएगा। इन्वायरमेंट से हमने इंटरेक्ट किया होगा, ठीक। उस इंटरेक्शन के बेस पे हमने सैम्पल मॉडल लर्न कर लिया होगा और फिर सैम्पल मॉडल को यूज़ करके आगे हम प्लानिंग कर रहे हैं। जी नहीं, देखें पहले दो एक्सट्रीम्स थी ना। एक में तो हमें इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्यों? बिकॉज वी है डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। सेकेंड एक्सट्रीम केस में हमें इन्वायरमेंट से ही इंटरेक्शन करनी पड़ रही थी और हमारे पास कोई वो नहीं था। थर्ड अप्रोच इज़ कि आप थोड़ी इंटरेक्शन करें इन्वायरमेंट के साथ। वंस यू लर्न द सैम्पल मॉडल देन यू डू नॉट नीड टू इंटरेक्ट फर्दर और आप इस सैम्पल मॉडल को यूज़ करके प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, सो अभी जो हम पढ़ेंगे डायना आर्किटेक्चर। वाई इट इज़ कॉल्ड डायना आर्किटेक्चर? बिकॉज द वर्ड डायनस कम्स फ्रॉम द वर्ड डायनेमिक, ठीक। और उसको डायनेमिक क्यों कहते हैं? बिकॉज इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। इसमें प्लानिंग भी होती है, ठीक, लेकिन प्लानिंग से पहले लर्निंग होती है। एजेंट एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट भी करता है, वो लर्न करता है, ठीक। क्या लर्न करता है? मॉडल लर्न करता है। उस लर्निंग के बेस पे फिर वो प्लानिंग करता है। जब उसके पास प्लान आ जाता है, उस प्लान के बेस पे फिर वो एक्शंस लेता है, एक्ट करता है, ठीक। और जो वो एक्ट करता है वो ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये जो प्लान आया है वो एग्जैक्टली एक्यूरेट प्लान आया होगा और आपको सिर्फ एक दफ़ा एक्टिंग करने की ज़रूरत होगी। जब आप एक्शंस लेते हैं तो आप दोबारा लर्न करेंगे, क्योंकि आप एक्शंस एनवायरनमेंट में ले रहे होते हैं ना, तो आप दोबारा से लर्न करेंगे, दोबारा से आप अपने मॉडल को अपडेट करेंगे और उस मॉडल के बेस पे आप दोबारा से प्लानिंग करके दोबारा से एक्शन करेंगे, ठीक। सो डायना आर्किटेक्चर में यू हैव लर्निंग एज वेल एज प्लानिंग एज वेल एज एक्टिंग, एक्शन से जो भी हैं, तो इन तीनों को कंबाइन करके वी हैव द डायना आर्किटेक्चर। बुक में इसकी अच्छी डायग्राम है। चलिए जी, इस डायग्राम को देखें। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? वी हैव टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट टू गेन सम एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस के बेस पे हम मॉडल को लर्न करेंगे। मॉडल को लर्न जब हम करेंगे तो फिर हम प्लानिंग के थ्रू वैल्यू या पॉलिसी निकालेंगे, ठीक। उस पॉलिसी के अंडर एजेंट दोबारा से एक्शंस लेगा, सो अगेन इट विल जनरेट एक्सपीरियंस। लेकिन डायना आर्किटेक्चर में ये एक्सपीरियंस सिर्फ मॉडल लर्निंग के लिए नहीं होगा, बल्कि इस एक्सपीरियंस को जिस तरह हमने क्यू लर्निंग में कर रहे थे, हम एक्सपीरियंस को यूज़ करके भी तो वैल्यू पॉलिसी निकाल रहे थे ना, ठीक। तो ये एक्सपीरियंस डायना आर्किटेक्चर में 2 पर्पज़ के लिए यूज़ होगा। एजेंट जब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो उस एक्सपीरियंस को यूज़ करेगा फॉर डायरेक्टली अपडेटिंग दी वैल्यू पॉलिसी, एज वेल एज उस एक्सपीरियंस को यूज़ करेगा फॉर लर्निंग दी मॉडल, और फिर मॉडल को यूज़ करके प्लानिंग करेगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो वैल्यू पॉलिसी है ये 2 तरीक़ों से अपडेट होती है।
ये डायरेक्टली भी अपडेट होगी बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, और ये प्लानिंग के थ्रू भी अपडेट होगी। तो बेसिकली इट विल बी, चूँकि दोनों को कंबाइन कर रहा है, सो इट्स अ बेटर अप्रोच। कम से कम सैम्पल बेस ये बेहतर क्यों है? बिकॉज सैम्पल बेस में क्या हो रहा था कि आप सिर्फ एक्सपीरियंस की बेस पे वैल्यू निकाल रहे थे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लिमिटेड होगा तो ये चीज़ भी एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि इस केस में क्या होगा कि इवन अगर एक्सपीरियंस लिमिटेड भी है, आप सिर्फ उसके बेस पे वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर रहे, बल्कि आप मॉडल भी उसके बेस मॉडल के थ्रू भी आप प्लान करके इसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक, क्लियर है चीज़ आपको? नहीं क्लियर तो बता दें। एक बार जैसे मॉडल हमें फाइंड हो गया, जी। उसके बाद वो सिर्फ एक्सपीरियंस की बेस पे अपडेट करता है। मॉडल को एक्सपीरियंस की बेस पे अपडेट करता रहेगा, यानी उसकी भी लर्निंग होती रहेगी कॉन्टीन्यूसली। और आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो एक्सपीरियंस की बेस पे भी अपडेट होंगी क्यू लर्निंग के थ्रू, और वो मॉडल के बेस पे भी अपडेट होंगी। ठीक, यानी हम क्यू लर्निंग और क्यू प्लानिंग दोनों को कंबाइन करेंगे इसमें। ये देखें तो अनदर डायग्राम। स्टार्ट में हमारे पास क्या होगा? इन्वायरमेंट होगा। इन्वायरमेंट से यू विल गेट द रियल एक्सपीरियंस। उस रियल एक्सपीरियंस के बेस पे आप मॉडल को लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक, वंस यू हैव सम मॉडल लर्न, उस मॉडल से फिर आप एक्सपीरियंस सिमुलेट करेंगे, जो अभी मैंने बात की थी कि आपको फिर एक्चुअल में इंटरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव अ मॉडल, आप उस मॉडल से कहते हैं कि मुझे नेक्स्ट स्टेट और नेक्स्ट एक्शन बताओ, जो ज़रूरी नहीं है कि वो इन्वायरमेंट में ही किया जाए। ठीक, सर्च कंट्रोल किसे कहते हैं? सर्च कंट्रोल कहते हैं कि आप मॉडल को किस तरह कहते हैं, किस तरह क्वेरी करते हैं टू गिव यू द नेक्स्ट स्टेट। ये हो सकता है कि आप कहें कि रैंडमली कोई भी स्टेट एक्शन दो जो आपने प्रीवियसली देखा हो, या आप कहें कि नहीं कुछ स्टेट एक्शन को किसी, यानी किस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के तहत आप इसको कहेंगे कि नेक्स्ट एक्सपीरियंस मुझे रिटर्न करो। इस पर चले आप बाद में बात करेंगे सर्च कंट्रोल पे, लेकिन फिलहाल ये देखें कि इन्वायरमेंट से रियल एक्सपीरियंस आया, एक्सपीरियंस के बेस पे आपने मॉडल लर्न किया, मॉडल को यूज़ करके आपने सिमुलेटेड एक्सपीरियंस किया। इट इज़ नॉट द एक्सपीरियंस इन द रियल इन्वायरमेंट। ठीक, इस सिमुलेटेड एक्सपीरियंस को यूज़ करके आपने वैल्यू फंक्शन को अपडेट किया, और इस रियल एक्सपीरियंस को भी यूज़ करके आपने वैल्यू को अपडेट किया। लेकिन जब आप रियल एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट आरएल अपडेट, जैसे क्यू लर्निंग में हो रहा था। और जब आप मॉडल को यूज़ करके अपडेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग, जो कि क्यू प्लानिंग में हमने देखा था। क्लियर है सबको? So now that is tabular DynaQ. DynaQ कह रहे हैं बिकॉज अच्छा, अब ये जो डायना का आर्किटेक्चर था, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्ट आर एक्सपीरियंस के लिए या प्लानिंग के लिए हम क्यू लर्निंग ही यूज़ करें या क्यू प्लानिंग ही यूज़ करें। कोई भी आप आर वाला एल्गोरिथम वहाँ पे यूज़ कर सकते थे फॉर अपडेटिंग दी वैल्यू पॉलिसी, लेकिन अगर हम क्यू लर्निंग और क्यू प्लानिंग यूज़ करेंगे देन इट विल बिकम DynaQ। सो व्हाट इज़ DynaQ? इट्स बेसिकली स्टार्ट में हम स्टेट एक्शन की वैल्यू को रैंडमली कोई भी वैल्यू असाइन कर लेंगे। स्टार्ट में हमारे पास मॉडल एज्यूम करेंगे, हमने लर्न नहीं किया होगा, सो द मॉडल विल बी सम रैंडम मॉडल। ठीक, और एक्शन भी हम कोई एक कंसिडर कर लेंगे और कोई एक स्टेट कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद एनी स्टेट और एक्शन। और अब हम क्या कर रहे हैं? लूप फॉर एवर क्या करता है? बेसिकली ये इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट है स्टार्ट में। ठीक, आपने क्या किया कि करंट स्टेट के बेस पे आपने करंट एक्शन चूज़ किया। सपोज एप्सिलॉन ग्रीडी आपने अप्लाई किया। ठीक, स्टार्ट में चूँकि सारी वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो ये एक्शन क्या होगा? कोई भी उनमें से एक्शन हो सकता है। ये जो एक्शन आप ए ले रही हैं, कहाँ पे ले रही हैं? अब आप इन्वायरमेंट में ले रहे हैं। दिस इज़ द एक्चुअल एक्शन दैट यू आर टेकिंग इन द इन्वायरमेंट। आपको इन्वायरमेंट से क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा और नेक्स्ट एस प्राइम मिलेगा। इस आर और इस एस प्राइम के बेस पे जब आप स्टेट एक्शन वैल्यू को इस तरह अपडेट करेंगे तो ये क्या है? दिस इज बेसिकली क्यू लर्निंग या क्यू प्लानिंग। स्टेप नंबर डी क्या है? क्यू लर्निंग है या क्यू प्लानिंग है? जो पीछे बैठे हैं वो बताएं। अफनान, अफनान कौन है? नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछूं पीछे वाले से, मुझे आपका नाम भूल जाती हूँ।
आलमजेब आप अपनी क्लास में इतने होते नहीं है, क्या वजह है? अटेंडेंस तो शॉर्ट नहीं है आपकी? अच्छा ठीक, आलमजेब बताएं, ये जो स्टेप डी है जिसमें हम स्टेट एक्शन की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, ये क्यू प्लानिंग है या क्यू लर्निंग के थ्रू अपडेट कर रहे हैं? क्यू लर्निंग। एंड व्हाई इज क्यू लर्निंग? हमें कैसे पता कि ये लर्निंग है? बिकॉज लर्निंग के लिए एजेंट हैज़ टू इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट। तो ये जो एक्शन लिया जा रहा है ये इन्वायरमेंट में ही लिया जा रहा है और उस इन्वायरमेंट से ही आपको रिवॉर्ड और एस्प्राइम मिल रहा है। तो ये जो स्टेप नंबर डी है दैट इज़ बेसिकली क्यू लर्निंग। ठीक, इस एक्सपीरियंस की बेस पे आप क्या करें कि ये जो रिवॉर्ड और एस्प्राइम आपको इस स्टेट और एक्शन में मिला है, इसको आप सेव कर लेते हैं एज मॉडल। इससे क्या मतलब है कि आपने अपने साथ मेमोरी में ये चीज़ सेव कर ली है कि जब मैंने इन्वायरमेंट में स्टेट एस में एक्शन ए लिया था तो मुझे रिवॉर्ड आर और एस प्राइम मिल गया था। तो ये मैं वो मॉडल लर्न करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक, मॉडल किसे कहते हैं? मॉडल इज़ बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट स्टेट एंड रिवॉर्ड। ठीक, मॉडल बेस में वो हमें गिवन होता है, सैम्पल बेस में वो हमें गिवन नहीं होता। और इस केस में हम उसको लर्न करने की कोशिश करें। तो लर्न कैसे करें? बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। हमने एक स्टेट में एक एक्शन लिया, हमें एक रिवॉर्ड मिला, एक न्यू स्टेट में हम गए, हमने इसको अपने साथ मेमोरी में सेव किया कि अगर मैं जब भी इट मीन्स कि अगर मैं ये स्टेट ये एक्शन लूँगा तो मुझे ये रिवॉर्ड और ये एस प्राइम मिलेगा। इसको मैंने अपने साथ सेव कर लिया। सो दिस इज़ दैट पार्ट ऑफ मॉडल लर्निंग। एक्सपीरियंस के बेस पे आप मॉडल लर्न कर रहे हैं। ठीक, और अब आप क्या करेंगे? जब एक दफ़ा आपके पास मॉडल ये आ जाता है तो अब आपने करनी है प्लानिंग। ठीक, और प्लानिंग कैसे होगी कि अब आप क्या करेंगे कि इस मॉडल को आप कोई भी स्टेट और एक्शन दे देंगे। ठीक, लेकिन उसके लिए ज़रूरी हो कि ये वो स्टेट और एक्शन हो जो कि ऑलरेडी एजेंट ने ऑब्ज़र्व किया हो। बिकॉज अगर ये स्टेट और एजेंट ने ऑलरेडी ऑब्ज़र्व नहीं किया होगा तो मॉडल में वो सेव नहीं हुआ होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि उस मॉडल को स्टेट और एक्शन देंगे और अब मॉडल आपको बताएगा कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट रिवॉर्ड एंड नेक्स्ट एस प्राइम। और अब जो हम स्टेट एक्शन को अपडेट करें, दिस इज़ नाउ व्हाट, क्यू लर्निंग और क्यू प्लानिंग। ये अब क्यू प्लानिंग है बिकॉज आप मॉडल के बेस पे जो रिवॉर्ड और एस प्राइम आ रहे हैं उसको यूज़ करके आप स्टेट एक्शन को अपडेट करें। ठीक, अब आपको लगता है कि ये काम तो इसका बिल्कुल रिवर्स है। पहले आपने स्टेट एक्शन इन्वायरमेंट में लिया, उसे मॉडल में सेव किया और फिर मॉडल से उस आर एस प्राइम को लिया और उसको दोबारा से स्टेट एक्शन करें। ठीक, बट यू कैन सी कि दिस स्टेप इज बीइंग टेकन अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। फॉर एवरी स्टेप ऑफ द इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट आप प्लानिंग बहुत दफ़ा कर रहे हैं। इसको हम इस तरह विजुलाइज कर सकते हैं जी। अभी तो पूरे 20 मिनट रहते हैं। चलें, वो क्या करें, इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, थोड़ा सा लंबा हो दें, अच्छी होती है सेहत के लिए। बस सिर्फ आगे नहीं पढ़ रहे, इसी चीज़ को थोड़ा सा विजुलाइज कर रहे हैं। चॉकलेट तो नहीं, हाँ चाय पिला सकती हैं आप लोगों को, ठीक है, ताकि ऐसे आप लोग की नींद भागे। अच्छा, अगेन कंसिडर सम ग्रेट वर्ड। ठीक, इस केस में क्या होगा, सपोज एग्जाम्पल कंसिडर करें कि ये आपका स्टार्ट स्टेट है, फिर भी नहीं हो बेटा, आई थिंक ऑफ कर ली यहाँ से।
जी हो गया, थैंक यू। इसको मैंने आज सुबह पानी पिलाया है, शायद से पानी गिरा है। ठीक, अच्छा सपोज करें एक ग्रिड वर्ड है जिसमें ये स्टार्ट का एक्शन है और ये गोल स्टेट है। ठीक, एंड लेट्स एज्यूम कि हर स्टेप पे उसको रिवॉर्ड 0 मिल रहा है, सिवाय जब वो गोल स्टेट में जाएगा तब उसको रिवॉर्ड 1 मिलेगा। अगर मैं क्यू लर्निंग करूँगी तो क्यू लर्निंग में क्या होगा, हर और आपके पास एक्शंस वही 4 हैं, हर स्टेट में वही 4 एक्शंस हैं, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। तो क्यू लर्निंग में क्या होगा, वी विल स्टार्ट विद एन एपिसोड। ऐसे ही होता है, एक एपिसोड स्टार्ट होता है और एपिसोड के हर टाइम स्टेप में आपके पास क्यू ऐसी की वैल्यू अपडेट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप इस स्टेट में हैं और आप क्या करते हैं, एक एक्शन सपोज लेते हैं अप वाला, तो क्या होगा, स्टेट एक्शन प्लस दिस रिवॉर्ड प्लस क्या था, डिस्काउंटिंग फैक्टर, मैक्सिमाइज करते हैं और आर एस प्राइम ए प्राइम माइनस क्यू ऐसे। अगर तो और इट मीन्स कि मुझे ये आर नहीं होगी, क्या था, क्यू होता है, सॉरी। तो मुझे ये वैल्यूज पता होनी चाहिए ना, ठीक। और ये वैल्यूज हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, बूटस्ट्रैपिंग करते हैं। तो इनिशियली इफ़ आई एज्यूम देम टू बी 0 और मुझे हर स्टेट में हर एक्शन पे रिवॉर्ड 0 मिल रहा है, सिवाय लास्ट स्टेट के इस वाले एक्शन पे, तो हर स्टेट एक्शन की वैल्यू क्या होगी, फिर सबकी 0 होगी, सिवाय कौन सा वाला, ये जो क्यू एस अप है इसकी वैल्यू 1 होगी, बाकी तमाम स्टेट एक्शन की वैल्यूज क्या होगी, 0 होगी। ऐसे ही होगा, ठीक। यानी क्यू लर्निंग आपके पास क्या करता है कि जब एपिसोड एंड हो जाएगा तो आपके पास और एपिसोड में क्या होगा, एपिसोड में वो क्या करे, हो सकता है कि वो यहाँ पे आया हो, यहाँ पे आया हो, यहाँ पे गया हो, यहाँ पे गया हो, यहाँ पे गया हो, सपोज लाइक दिस, ठीक, और फिर वो यहाँ पे आया हो। तो क्यू लर्निंग क्या करता है कि इस एपिसोड के हर स्टेप पे जो स्टेट एक्शन विजिट हुए हैं उनकी वैल्यू सिर्फ अपडेट होगी ना, ठीक जी, यस। यानी इसकी वैल्यू अपडेट करेगा बेस्ड ऑन दिस वैल्यू जो कि हमने एज्यूम की होगी। तो क्यू लर्निंग क्या करता है, हर स्टेप ऑफ द एपिसोड में उन स्टेट एक्शन की वैल्यूज निकालेगा जो इसने विजिट की होंगी। और चूंकि इनिशियली हम क्या कह रहे हैं कि हर स्टेट एक्शन की वैल्यू 0 है और हर स्टेट पे हर एक्शन पे आपको रिवॉर्ड 0 ही मिलेगा सिवाय लास्ट वाले पे, तो इन तमाम स्टेट एक्शन को जिसने विजिट किया सब 0 होंगे सिवाय आखिरी वाले के। यहाँ तक बात क्लियर है। ये एक दफ़ा क्यू लर्निंग एजेंट ने कर ली, अब वो प्लानिंग करेगा। प्लानिंग कैसे करेगा, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट होने से पहले वो यहाँ पे अब खड़ा है, अगर तो क्यू प्लानिंग नहीं होगी तो क्या होगा, क्यू लर्निंग में दोबारा से क्या होगा, कोई और एपिसोड जनरेट होगी, ठीक, और इस तरह। तो अगेन अभी भी जो हो सकता है कि सेकेंड एपिसोड पे वो सिर्फ इसकी वैल्यू को लर्न करे, बिकॉज अगर पिछले में आपने सिर्फ इसकी वैल्यू आई थी तो नेक्स्ट एपिसोड में आपके पास सिर्फ इसकी वैल्यू आ सकती ना, बाकी सब तो अभी भी 0 होंगी, ठीक। तो क्यू लर्निंग में क्या हो रहा है कि आपके पास वैल्यूज बहुत स्लोली अपडेट हो रही हैं। इसके मुकाबले में अगर हम लर्निंग और प्लानिंग को इस तरह कंबाइन करें कि सेकेंड एपिसोड शुरू करने से पहले उसे पता तो था ना कि उसने जिन जिन स्टेट एक्शन को विजिट किया था उसमें उसके साथ क्या हुआ था, ठीक, और वो उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके उन स्टेट एक्शन की दोबारा से क्या करें, वैल्यूज़ निकालें। तो अब आपके पास जो वैल्यूज़ अपडेट हो रही हैं वो सिर्फ लर्निंग के बेस पे अपडेट नहीं होंगी बल्कि वो प्लानिंग के बेस पे भी अपडेट होगी। यानी हर एपिसोड में अब लर्निंग भी हो रही है और प्लानिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो जाएगी कि अब वैल्यूज़ आप जल्दी जल्दी लर्न करेंगे एंड इट विल टेक स्मॉलर नंबर ऑफ स्टेप्स टू फाइंड दी ऑप्टिमल पॉलिसी। एग्जैक्टली कैसे होगा, इसको एग्जैक्टली विजुलाइज कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे, ठीक। थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर है कि यहाँ पे इट्स जस्ट लाइक कि आप एक दफ़ा सपोज आपने एजेंट जो है वो एक्शन ले रहा है, ठीक, लेकिन उसके एक्शन लेने में दरमियान का जो टाइम है वो एजेंट किस में यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है,
वो प्लानिंग में यूटिलाइज कर रहा है। तो एजेंट एक्शन के थ्रू भी लर्न कर रहा है जो कि वो एक्चुअली ले रहा है, एंड बेस्ड ऑन इट्स पास्ट एक्सपीरियंस वो प्लानिंग भी साथ साथ में कर रहा है। तो इसकी एग्जांपल जो कि आई थिंक शायद इस कोर्स में है या बुक में है, इट्स जस्ट लाइक कि आपके पास एक रोबोट खड़ा है ऑन दी एज ऑफ द क्लिफ, ठीक। फ़िलहाल रोबोट के पास जो वैल्यू फंक्शन है या पॉलिसी है उसमें ये बात नहीं है कि अगर वो नेक्स्ट स्टेप लेगा तो वो गिर जाएगा, ठीक है। उसके पास फ़िलहाल ये इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसने जो मॉडल लर्न किया है उसमें ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं है। तो अगर तो सिर्फ क्यू लर्निंग होगी तो वो तो चूँकि इस वैल्यू के बेस पे होगी, तो चूँकि वैल्यू में ही वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो गिर जाएगा, शायद वो एक्शन ले भी ले। लेकिन अब ये एजेंट है वो सिर्फ वैल्यू के बेस पे लर्न नहीं कर रहा बल्कि वो मॉडल के बेस पे लर्न कर रहा है। और अगर ये बात मॉडल में किसी तरीके से है कि नेक्स्ट एक्शन लेने पे आप गिरेंगे तो वो क्या करेगा, वो विजुलाइज करेगा कि हाँ मैं गिर सकता हूँ, प्लानिंग करेगा कि मैं गिर सकता हूँ, तो वो ये एक्शन नहीं लेगा बल्कि वो पीछे लेके दूसरा कोई और एक्शन लेगा। तो इट मीन्स कि इसमें एजेंट लर्न कर रहा है बाय विजुअलाइजिंग एज वेल एज बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। तो ये ह्यूमन नेचर भी ऐसी होती है ना कि क्या आपको हर एक चीज़ लर्न करके ही आपको हर एक चीज़ ट्राई करके ही आपको लर्न होगी, ज़रूरी तो नहीं है। बाज़ औक़ात आप विजुलाइज भी तो कर सकते हैं ना, बेस्ड ऑन योर पास्ट हो, इवन अगर पास्ट ना भी हो, इंस्टिंक्ट के बेस पे भी आप विजुलाइज कर सकते हैं या लर्न कर सकते हैं कि दिस थिंग कैन बी गुड और बैड फॉर यू, या सिक्स सेंस की बेस पे भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो वो सिक्स सेंस कहाँ से आती है, इट्स बेसिकली मॉडल ऑफ योर लर्निंग। चलें, काफ़ी फिलोसफिकल बातें हो गई हैं जो कि मुझे भी नहीं समझ आ रही कि बट एक जल्दी से क्विक रिकैप, सी का क्या है, तो चलिए बताएं। मैं